थ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद फादर ऑफ ऑल डील्स भी हो गया है। इसे अगर आप चाहें तो ग्रैंड मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि डील तो ठीक है भाई, कंफर्मेशन आया है कि हो गया, लेकिन क्या सही में ये डील हमारे देश के लिए अच्छा है? और अगर अच्छा है तो इस डील से किन सेक्टर्स या फिर थीम्स को फ़ायदा पहुंच सकता है? क्योंकि अगर इन चीज़ों को हम समझ लेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा बीतेगा। साथ ही गोल्ड सिल्वर में फिर से वापसी आया है, तो ब्रीफली इसको भी मैं कवर करूंगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए आप लोग के, तो कल या परसों के वीडियो में मैं इसको डिटेल में कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट चेक करके कि मार्केट का परफॉर्मेंस आज कैसा रहा। ये मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद जो फादर ऑफ ऑल डील्स हुआ है उसका कैसा असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ा है। यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इनफैक्ट बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सुबह तो और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन हाँ, इतना परफॉर्मेंस अगर टिक गया, मतलब डर रहता है ना कि ठीक है भाई बहुत तेज़ी से ऊपर गया लेकिन कहीं गिर ना जाए, लेकिन मोस्टली जो भी परफॉर्मेंस था वो सस्टेन कर लिया मार्केट, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सेक्टर थीम देखिए, डिफेंस, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक, ऑटो, कंजम्पशन, ऑयल एंड गैस, मेटल, अगेन फिर से वापसी, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है रियलिटी का। तो ओवरऑल यस, इंडियन इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। सो नाउ इंडिया और यूएस ट्रेड डील के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, यूएस का इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा हुआ था, 25% पहले और 25% इसलिए लगा दिया क्योंकि हम रसिया से ऑयल खरीद रहे थे। सो उस 50% को घटाकर अब 18% कर दिया गया है। इसमें जो 25% रसिया के कारण लग रहा था उसको हटा दिया गया, और बाकी का जो 25% था उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। तो देखेंगे आगे ऑफ कोर्स कि दूसरे जो कंट्रीज़ है उसके मुकाबले हमारा टैरिफ क्या है, कम है, ज़्यादा है, क्योंकि उससे ही पता चलेगा ना कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है जो यूएस में हम बेच रहे हैं या फिर बेचने वाले हैं उसमें हम कहाँ तक compete कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ट्रंप ने ये भी क्लेम किया है कि जो हमारा सरकार है उसने बोला है कि भाई यूएस से हम और भी ज़्यादा परचेस करेंगे ना, 500 बिलियन यूएस डॉलर्स का, ठीक है, एनर्जी, टेक, एग्रीकल्चर और अदर गुड्स। तो देखिए, परचेस तो ठीक बात है, यूएस से हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिफेंस तो ले ही सकते हैं, बहुत हम लेते हैं। एनर्जी ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल हम ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, और बहुत सारा प्रोडक्ट है, ठीक है। बट हाँ, इस तरह का उनके तरफ से क्लेम आया है। ट्रम्प तो खैर क्लेम करते रहते हैं। इंडिया की तरफ से इस पर कोई क्लैरिटी अभी नहीं है, आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बाद वो ये भी बोला गया है कि भाई इंडिया ना धीरे धीरे रसिया से जो तेल खरीदता है वो पूरी तरह से बंद कर लेगा, क्योंकि ये तो शुरू से प्रॉब्लम चल रहा था ना। तो अगर ये सब कुछ होता है तो जो 500% का टैरिफ था ना, कि मतलब जो भी रसिया से तेल खरीदेगा, गैस खरीदेगा, उस पर 500% तक का टैरिफ लग सकता है, डिस्कशन चल रहा था। तो ये प्रॉब्लम भी मोस्टली अब हमारे ऊपर से हट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बोलना है कि भाई रसिया से जो तुम ऑयल खरीदना बंद करोगे वो ऑयल तुम वेनेजुएला से ले लो। देखिए, वेनेजुएला का जो ऑयल है ना, ऑयल की तो कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वो जो वहाँ का क्रूड ऑयल होता है उसका क्वालिटी थोड़ा ख़राब होता है। रिफाइन करने का क्षमता है ना, बहुत कम रिफाइनरीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जो कि उसको प्रोसेस कर सकते हैं, सही से रिफाइन कर सकते हैं। और फॉर्चुनेटली इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। मतलब रिलायंस का अच्छा खासा रिफाइनरी है जो कि वो आराम से कर सकता है, प्लस जो पीएसयू कुछ हैं रिफाइनर्स ना, वो भी रिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम वेनेजुएला से काफ़ी पहले तो हम खरीदते भी थे ना, यूएस के कारण ही हम लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि यूएस ने बोला वेनेजुएला से बंद करो, ईरान से बंद करो, ठीक है। हम तो सबसे पहले लेते थे, तो ठीक बात है, वो वेनेजुएला से तो हम ले सकते हैं, अगर सही रेट पे मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं लेने में। तो यहाँ पे देखिए, ओवरऑल जो अभी तक डिस्कशंस आया, जो बाहर आया है डिटेल, उसमें तो कुछ निगेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। ट्रंप है वो तो बहुत कुछ क्लेम करेंगे, बट हाँ, फाइनली देखना पड़ेगा कि जब ये साइन होगा उसके बाद जो डिटेल्स, फाइनल डिटेल्स निकल कर आएंगे ना, उसको मतलब अभी तो सही से पता किसी को नहीं है ना। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, इंडिया की तरफ से भी अनाउंसमेंट होगा कि हाँ भाई सही बात, हमने कर लिया, लेकिन उसके फाइन प्रिंट्स क्या है उसको एक बार बिल्कुल देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यही है कि फाइनली जिसका हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे ना, 50% टैरिफ कब घटेगा, वो घटकर 18% हुआ। और इसका इम्पोर्टेंस आपको इससे भी पता चलता है स्टॉक मार्केट का ना रिएक्शन। मतलब यूरोपियन यूनियन भी बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके साथ भी हम लोगों ने ट्रेड डील किया, लेकिन उससे मार्केट में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन
यूएस के साथ जो ट्रेड डील है ना, उसका तो फ़र्क आपको क्लियरली दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स तो ना 15%, 20%, इवन कुछ नहीं, बहुत सारे इस रेंज में चले गए हैं ऊपर। तो फ़र्क तो पड़ा है और इसका वेट कर रहा था मार्केट इनफैक्ट काफ़ी समय से। ये भी बात सही है कि ट्रंप पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, आज कुछ बोलेंगे कल फिर से बदल जाएंगे, यू नेवर नो। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उसको सोचकर अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब करना। अभी तो सही बात है, हमें डील मिल गया है और डील बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है आगे मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगेन जो हमेशा मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान में रखें क्योंकि यही सब आपको समझना है इन्वेस्टिंग जर्नी में ना। फंडामेंटल्स, अर्निंग ग्रोथ हमारा वापस आ रहा है। इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आया ना, वो जो लेबर कोड वाला एक्सपेंसेस जो आ गया ना, उसके कारण कुछ कंपनीज का प्रॉफिट घट गया। ठीक है, अगले बार से इसका प्रॉब्लम कम हो जाएगा अगले क्वार्टर से। बट हाँ, ओवरऑल पहले के मुकाबले ऑफ कोर्स अर्निंग ग्रोथ इंप्रूव कर गया। नॉमिनल जीडीपी ये सब मैंने कल डिस्कस किया, क्रेडिट ग्रोथ सभी कुछ डबल डिजिट में। तो फंडामेंटली अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुआ ना, इसको आप आइसिंग ऑन द केक बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ना ऐसे ही 7% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ मान कर चला जा रहा है। अगर अब मुझसे पूछा जाए तो अगर ये ट्रेड डील सही से हो जाता है मतलब साइन नहीं हुआ ना, साइन होना प्लस अंदर के डिटेल्स कि भाई सारे डिटेल्स एक बार डिस्कस हो जाए, दोनों तरफ से सिग्नेचर हो जाए, उसके बाद ही फाइनल होता है ना। तो अगर ये सब हो जाता है, उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में हो जाएगा, तो अगर ये सही से हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर पे इसका असर पड़ेगा ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि हमारा जो जीडीपी होगा पूरे फाइनेंशियल ईयर का 8% के आसपास हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वर्ल्ड आप देख रहे हैं 3.6, 3.7 इस तरह का जीडीपी ग्रोथ चल रहा है। इस पे अगर 8% के आसपास हम जनरेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्रूड ऑयल भी फेवरेबल है हमारे लिए ना, $65 पर बैरल चल रहा है ब्रेंट क्रूड। और यहाँ पे ईरान का अगर इशू रिजॉल्व होता है या फिर रसिया यूक्रेन का इशू रिजॉल्व होता है, ब्रेंट क्रूड आराम से $50-55 पर बैरल चला जाएगा। तो बहुत कुछ पॉजिटिव है हमारे लिए यहाँ पे। आगे और भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको और क्या क्या पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है भाई ट्रम्प को अचानक क्या हो गया, लग रहा था कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा, अचानक अनाउंसमेंट आ गया। तो अचानक नहीं हुआ है, ट्रम्प पे एक्चुअली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें से काफ़ी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ। ब्रीफली एक बार सभी पॉइंटर्स को कवर कर देता हूँ। देखिए एक तो ट्रम्प का जो पॉपुलैरिटी है यूएस में ना बहुत कम हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत ही इलेक्ट हुए हैं ना, इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गया उनका। उसके बाद एप्स्टीन फाइल के बारे में आपने सुना होगा, उसके कारण उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, उनका नाम आ रहा है उस पर। उसके बाद उनके जो एलाइज हैं, ठीक है, सभी या तो चाइना से मिल रहे हैं या फिर इंडिया से मिल रहे हैं। तो चाइना, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, इवन इंडिया का भी टर्म्स इधर इम्प्रूव हुआ है चाइना के साथ। और उसके बाद हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो गया, उसके कारण और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया कि अरे यूरोपियन यूनियन ने डील कर लिया, यूएस क्यों नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग वहाँ पे आने वाला है, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस यही है कि ये जो भी टैरिफ लगा रहे हैं उसको बंद कर देगा सुप्रीम कोर्ट। तो अगर वहाँ से बंद होगा तो यूएस के साथ टर्म्स तो हमारा ख़राब हो जाएगा ना, हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा कि भाई तुमने तो नहीं बंद किया, तुमने तो 50% लगा दिया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। ठीक है, वो भी चीज़ है। नवंबर में इलेक्शन आने वाले हैं यूएस में, उसका अलग प्रेशर है, पॉपुलैरिटी उनका बहुत कम हो चुका है। तो लग रहा है हार ना जाए, बुरी तरह से हार गए तो उनके ऊपर एप्स्टीन फाइल भी चल रहा है और बहुत सारे डिसीजन उन्होंने खुद से बिना कांग्रेस के अप्रूवल के लिए हैं। तो बहुत सारा प्रेशर है उनके ऊपर। ईरान का भी अलग प्रेशर चल रहा है, वहाँ पे अभी फाइनल ना हुआ है कि भाई ईरान को के साथ करना क्या है, वो अलग प्रेशर है। ईरान पर अटैक किया, अगर ईरान ने अच्छा खासा रिटेलिएशन कर दिया और अगर यूएस को ज़्यादा डैमेज पहुँच गया तब तो उनका पॉपुलैरिटी पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लाइफ में फ़िलहाल। तो उन्होंने एटलीस्ट एक प्रॉब्लम अपने लाइफ से थोड़ा कम किया है। बट एनी हाउ हमारे लिए तो अभी तक तो ठीक लग रहा है। लेट्स सी, आगे डिटेल्स आएंगे तो पता चलेगा। सो नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या जानना है कि भाई ठीक है 18% मिला, दूसरी कंट्रीज़ का कितना है, उसी से तो पता चलेगा हम कितने कॉम्पिटिटिव होंगे। खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले हमारा टैरिफ कहाँ पे है, क्योंकि उन्हीं से हम कॉम्पीट करते हैं। तो देखिए हमारा नेबर अगर शुरू करें चाइना पे, अबाउट एवरेज मैं बता रहा हूँ 34% के आसपास का टैरिफ है।
क्या उसके बाद हमारे दो मतलब जो नेबर्स हैं तीनों हमारे एनिमी हैं। चाइना नंबर 1 एनिमी है, उस पर 34% है। उसके बाद पाकिस्तान पे 19% का टैरिफ है, बांग्लादेश पे 20% का टैरिफ है। तो चाइना से तो ऑफ कोर्स हम बहुत कुछ कॉम्पीट करते हैं ना, चाइना भी बहुत सामान बेचता है, हम भी बेचते हैं। बांग्लादेश भी टेक्सटाइल गारमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पाकिस्तान भी अपैरल में हमारे साथ कंपटीशन है। तो टैरिफ इतना कम हो गया है ना कि इन सभी से हम आगे निकल जाएंगे एक्सपोर्ट्स में, जो भी चीज़ मैंने आपको बोला उस मामले में। उसी तरह से हमारे और कॉम्पिटिटर्स क्या हैं जो कि हमारे नेबर्स नहीं हैं, जैसे वियतनाम, ठीक है, 20% का टैरिफ है वहाँ पे, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल का कंपटीशन है इंडिया के साथ। मैक्सिको पे 25% का टैरिफ है, इंडोनेशिया पे भी 19% का टैरिफ है। इंडोनेशिया से हमारा फुटवेयर और केमिकल्स का कंपटीशन चलता है। साउथ अफ्रीका पे 30% का टैरिफ है, ठीक है। बस जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना वहाँ पे थोड़ा कम टैरिफ गया है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, उस पर 15% का टैरिफ है। और यूके को बेस्ट डील मिला है, उस पर 10% का टैरिफ है। बट हाँ, रिलेटिवली अगर आप देखें ना डेवलपिंग वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारा जो टैरिफ रेट है वो बेस्ट है, और आने वाले सालों में इसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है ना कि जो भी हमारे बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं ना, ज़्यादातर के साथ हमने डील किया हुआ है। सबसे बड़ा ऑफ कोर्स चाइना है, उसके साथ तो नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर देखें ना, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड डील है, यूएई के साथ हमारा ट्रेड डील है। चारों जो प्लेयर्स हैं ना, सबके साथ हमारा जो ओवरऑल ट्रेड है वो $100 बिलियन प्लस का है। तो सभी के साथ हमने ट्रेड डील किया हुआ है। अब है कि कौन से सेक्टर्स या थीम को इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो एंसिलरीज, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। फार्मा में तो आपको पता है ना, ये सब जो भी चीज़ मैंने बोला उसमें चाइना, वियतनाम सबके साथ हमारा कंपटीशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में वियतनाम के साथ बहुत ज़्यादा है, और चाइना के साथ तो सभी कुछ है, चाइना सभी कुछ बेचता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा चीज़ क्या होना, चाइना +1 जो कि हम भूल गए थे कुछ समय से यूएस टैरिफ के कारण, वो फिर से वापस आ गया है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव आने वाले सालों में, क्योंकि वहाँ से जब शिफ्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल गया है, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से टैरिफ कम है, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड डील हो चुका है। लॉजिस्टिक इंफ्रा को अच्छा खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो भाई लॉजिस्टिक इंफ्रा सामान जब आएगा तो उसको तो एडवांटेज मिलना ही है। डिफेंस हब, यूरोपियन यूनियन के साथ जब डील हुआ था मैंने आपको बताया था कि इंडिया अच्छा खासा डिफेंस हब की तरह डेवलप कर सकता है। हो सकता है यूएस भी आने वाले सालों में यहाँ पे कुछ बनाए। आईटी, सॉफ्टवेयर, सेंटिमेंट्स, तो बहुत सारे सेक्टर्स और थीम्स हैं जिसको इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। अब जैसे बांग्लादेश और वियतनाम मैंने बताया ना 20% का टैरिफ है, तो वहाँ पे तो टेक्सटाइल बहुत बड़ा कंपटीशन है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद वियतनाम के साथ स्मार्टफोन, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, वहाँ कंपटीशन, सभी से हम आगे निकल गए हैं। तो ऑफ कोर्स अगर फ्यूचर में कुछ उन लोगों को सेटअप करना है ना फॉरेन कंपनीज़ को, तो ऑफ कोर्स वो प्रीफर करेंगे भाई इंडिया में ही सेटअप कर लेते हैं, टैरिफ रेट बहुत कम है, और इंडिया में तो आपको पता है रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेबर भी अच्छे खासे रेट पे अवेलेबल है, लैंड भी है, कैपिटल भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और पढ़े लिखे लोग भी यहाँ भी अच्छा खासा मिल जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सरकार ने बहुत सारा डील किया हुआ है, और इस सभी को अगर आप मिक्स कर देंगे तो आने वाले सालों में सभी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मॉरिशस से हमने स्टार्ट किया था कुछ सालों पहले, उसके बाद यूएई के साथ किया, ओमान के साथ किया, यूके के साथ किया, फिर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिसमें कि स्विट्ज़रलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, इन सब के साथ किया, यूरोपियन यूनियन के साथ किया, यूएस के साथ किया, ये सब हो चुका। इसके बाद बहुत सारे डील्स पे डिस्कशन चल रहा है, आने वाले महीनों में या 1-2 साल में ये सब भी मोस्टली क्लोज हो जाएगा डील्स। चिली, पेरू, कनाडा, उसके बाद अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, इसके बाद गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC जिसे बोलते हैं ना, जिसमें 6 मिडिल ईस्टर्न नेशंस हैं, तो उसके साथ भी डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो बहुत कुछ है। देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इंडिया मैंने हमेशा बताया है कि बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। अभी धीरे धीरे जो भी ग्रोथ है ना वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एशिया में भी चाइना और इंडिया, आने वाला जो डिकेड्स होगा वो इन दोनों कंट्रीज़ के नाम होगा, और ऑफ कोर्स कुछ डिकेड्स में हम चाइना से भी आगे निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जब पोटेंशियल दिख रहा है तो ऑफ कोर्स इंडिया तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए वर्ल्ड में अगर मुझसे पूछा जाए तो बेस्ट डेस्टिनेशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स आगे पीछे हो सकता है, टोटली अग्री, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। इसलिए पूछा जाता है ना भाई कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो ऑफ कोर्स देखिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए दूसरे कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं ना। यूएस में करें, अब कोई यूरोपियन यूनियन
चाहता है, या फिर कोई जापान चाहता है, साउथ कोरिया चाहता है, ताइवान चाहता है, चाइना चाहता है, ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, तो बड़ा जो एक्सपोजर है ऑफ कोर्स इंडिया में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो अगेन हमें ध्यान क्या रखना है, गुड क्वालिटी, अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदें। म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स खरीदें, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में ध्यान रखें मार्केट कैप का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को मिक्सअप करके रखें। 100% स्मॉल कैप आप लोग ये सोचते हैं ना कि उसका लॉन्ग टर्म में हमेशा ज़्यादा रिटर्न आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो पास्ट में आया है, ठीक है। तो और वो भी इसलिए आया है क्योंकि लास्ट वो जो कोविड के समय से स्मॉल कैप्स का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। उसके पहले का जाके आप लॉन्ग टर्म का रिटर्न चेक कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बात समझे, मिक्सअप करके रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पढ़े रहो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं, देखते हैं मार्केट कितना अप डाउन हो रहा है, लेकिन आप फाइनली रिटर्न्स आता है अगर टिके रहेंगे तक। अगर किसी ने बेच दिया हो, मान लें पूरा बेच दिया हो, तो अब क्या करेंगे आप, मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, मिस कर गया ना आप तो सोचते रह गए जब पूरा गिर जाए तो खरीदेंगे, पूरा गिर गया ना अब तो ऊपर चला गया। तो ये सब थोड़ा आप समझें, ठीक है। मार्केट अप डाउन करता है, उसी तरह से जैसे अभी थोड़ा पॉजिटिव आया तो यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ऊपर है तो पूरा एक साथ मैं इन्वेस्ट कर दूँ, जी नहीं। आराम से धीरे धीरे ऊपर गया, इसका ये मतलब नहीं कि फिर से नीचे नहीं जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट करके अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। सो ना गोल्ड एंड सिल्वर, आप लोग का बहुत सारा प्रश्न आया था ना। देखिए गोल्ड तो लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमेशा मतलब बनता है। अगर कोई चाहे तो पोर्टफोलियो में अबाउट 10% के आसपास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से रखा जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन सिल्वर बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो सिल्वर अगर एक्सपोजर नहीं ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर कमज़ोर दिल वाले हैं तो सिल्वर में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करें, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। लेकिन हाँ अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो उसका एक्सपोजर गोल्ड के मुकाबले काफ़ी कम रखें। जैसे गोल्ड मान लीजिए ना 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिल्वर 50 के, ठीक है। इस तरह का एक्सपोजर ले, गोल्ड के मुकाबले सिल्वर बहुत कम ले। सिल्वर नहीं ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर चांस लेना चाहते हैं करें, लेकिन कम रखें। गोल्ड ऑफ कोर्स रखा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए, क्योंकि वहाँ अभी भी लग रहा है कि भाई रिलेटिवली परफॉर्मेंस आ सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स अभी भी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है। सिल्वर भी सही बात है कि भाई इंडस्ट्रियल यूज़ है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ है वो सही है, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन है ना वो भी एक लिमिट है। मतलब 200%, 250%, अब कितना रिटर्न, ठीक है। तो उसका एक लिमिट है, लिमिट क्रॉस करेगा तो स्पेकुलेशन में चला जाता है। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था कि गिरेगा और बुरी तरह से क्रैश कर गया। तो गोल्ड बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सेफ है, वहाँ पे थोड़ा पैसा डाला जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। सिल्वर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तभी जाए, और जाएँ भी तो इन्वेस्टमेंट को कम रखना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।